अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इमरान खान एक बार फिर से आप सब लोगों का उड़ान क्लासेस में खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने ग्लूकेगॉन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में पढ़ा। हमने समझा कि किस तरह से जो ग्लूकेगॉन है वो एक 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर या जिसे हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या ग्लूकेगॉन रिसेप्टर कहते हैं, उसकी सरफेस पर आकर लगता है। उसके लगते ही इससे ऐसे स्टिमुलाई रिलीज होते हैं जो इसके ठीक नीचे स्थित एक जी प्रोटीन ट्राइमर, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि इसकी 3 सब यूनिट्स होती है, अल्फा, बीटा और गामा। हमने देखा कि ग्लूकेगॉन लिगेंड के लगते ही इसकी अल्फा सब यूनिट जो है वो एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के साथ ही इस पे जो अल्फा सब यूनिट पे जो जीडीपी बाउंड रहता है उसका रिप्लेसमेंट जीटीपी से कर दिया जाता है। इसके बाद ये एक्टिव अल्फा सब यूनिट बीटा और गामा सब यूनिट से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद ये एडिनाइलेट साइक्लेज, जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, उसकी सरफेस पे जाती है और वहाँ जाने के बाद ये एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलाई रिले करती है या उसे जो है एक्टिवेट करती है। एडिनाइलेट साइक्लेज फिर एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ये सारा प्रोसेस हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोलेरा टॉक्सिन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बात करूंगा। इसे समझने में आसानी होगी अगर आप इससे पहले की क्लास को एक बार विजिट करें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कोलेरा टॉक्सिन सिग्नलिंग पाथवे की, सबसे पहली बात तो ये कि कोलेरा आखिर है क्या। हम जानते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम हैजा कहते हैं। हैजे के दौरान एक जनरल अवेयरनेस हम लोगों को है कि एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनती है जिससे बॉडी में से एक्सेस में फ्लूइड बाहर निकलता है। हम जानते हैं कि इससे एक्सेस में वाटर लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, ये सब आयंस भी जो हैं वो पानी के साथ बाहर आते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन जो है वो हमारे शरीर में बन जाती है। वहीं अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकल जाए तो इससे डेथ की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे एब्डोमिनल पेन है, मसल क्रैम्प है या सॉक्स वगैरह की जो कंडीशन है वो भी मिल सकती है। नोज़िया, वोमिटिंग, ये सब कैरेक्टर्स हैं हैजा के। दोस्तों, अगर हम इसकी सिग्नलिंग पाथवे की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि इसका जो बैक्टीरिया होता है वो विब्रियो कोलेरी नाम से जाना जाता है। ये कोमा शेप्ड एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये विब्रियो कोलेरी जो है ये एक्सोटॉक्सिन टाइप का बैक्टीरिया है, यानी ये अपनी सिक्रेशन को प्रोडक्शन के बाद बाहर निकालता है और बाहर निकलकर वो सिक्रेशन या जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं वो सेल्स को जो है इफ़ेक्ट करता है। अगर हम विब्रियो कोलेरी की बात करें तो जो कोलेरा जो है ये कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू हमारी गट में एंटर करता है और इसका जो प्रभाव है वो गट की एपिथेलियल सेल्स पर होता है। अगर ये विब्रियो कोलेरी कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू हमारी गट में पहुंच जाता है तो वहां पहुंचकर ये टॉक्सिन का सिक्रेशन करता है और इस टॉक्सिन को हम कोलेरा टॉक्सिन कहते हैं। इसके जनरली 3 नाम हैं, इसे सीटी, सीटीएक्स और सीटी स्मॉल एक्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जैसे ही गट में इस टॉक्सिन को रिलीज़ करता है, अगर हम इस टॉक्सिन की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बेसिकली 6 सब यूनिट पाई जाती है, यानी कि ये एक ओलिगोमेरिक जो स्ट्रक्चर रखता है। यहाँ पर 5 सब यूनिट, जो ये ग्रीन सब यूनिट्स हमें दिखाई दे रही है, ये इसकी बीटा सब यूनिट्स होती है और इन 5 सब यूनिट के बीच में इसकी जो है ये 5 सब यूनिट बी सब यूनिट होती है और इनके बिल्कुल बीच में एक ए सब यूनिट पाई जाती है। इस ए सब यूनिट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक इसका A1 पार्ट और इसके ठीक नीचे इसका A2 पार्ट होता है। फ्रेंड्स, इस विब्रियो कोलेरी में
प्रोटीज एंजाइम जो है वो इसके A1 और A2 पार्ट को डिसोसिएट कर देता है। A1 और A2 पार्ट इस प्रोटीज एंजाइम के प्रभाव में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये आपस में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि A1 जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू A2 और B5 सब यूनिट के टच में रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम अब आगे बात करें इस सीटी टॉक्सिन की यानी कोलेरा टॉक्सिन की, तो ये किस तरह से जो है वो एपिथेलियल सेल पे जो है इन्फेक्शन दिखाता है। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर को अपने नॉलेज में रखें, A1, A2 और B5। जैसे ही ये गट के एपिथेलियल सेल के संपर्क में आता है, वैसे ही वहाँ लगे विशेष प्रकार के रिसेप्टर GM1, ये GM1 जो हैं ये गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लाइकोस्फिंजियोलिपिड और उनमें सिएलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये GM1 जो रिसेप्टर हैं वो इन एपिथेलियल सेल की सरफेस पे यहाँ देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये टॉक्सिन एपिथेलियल सेल की सरफेस पे पहुँचता है तो ये GM1 रिसेप्टर जो हैं ये इसे सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही ये टॉक्सिन इन GM1 रिसेप्टर की सरफेस पे लगता है, वैसे ही हम जानते हैं कि जो सेल्स होती है उनमें एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस पाया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान ये एक एंडोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसमें भीतर की तरफ ये जो साइटोटॉक्सिन है या जिसे हम कहें ये सीटी टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन है, वो रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक रिट्रोग्रेडेड पाथवे यानी रिट्रोग्रेड पाथवे के थ्रू जो है ये टॉक्सिन जो है पहले गोल्जी बॉडी में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये साइटोसोल में या जो सेल साइटोसोल है उसमें एंटर करता है। अब ये रिट्रोग्रेटरी पाथवे में एंडोसोम से सबसे पहले ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में एंटर करता है। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के वेसिकल में ये यहाँ हम इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी प्रोटीन शॉर्टिंग होती है। प्रोटीन शॉर्टिंग अपने आप में एक मैकेनिज़्म है जिसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसके साथ जो मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स आते हैं उन्हें वापस ऊपर भेज दिया जाता है, और वेसिकल्स के फॉर्मेशन में भी कुछ विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है वो रोल प्ले करते हैं, जो इसका ट्रांसफ़र अगली सतह पर करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, यहाँ से ये जो वेसिकल के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जब ये प्रवेश करता है तो यहाँ हम देख सकते हैं ये A1 सब यूनिट, ये A2 सब यूनिट, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ दोनों जुड़ी हुई है, और नीचे इसके जो B5 सब यूनिट हैं ये यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन पे लगे रहते हैं। अब फ्रेंड्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ मिलने वाले जो प्रोटीन हैं वो यहाँ पर ऑक्सीडोरिडक्टेज नेचर के होते हैं, जो यहाँ पर जो है वो इस जो ये टॉक्सिन है इस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया करते हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस साइटोटॉक्सिन के साथ जो होने वाली है वो ये रखनी है कि यहाँ पर अंदर इसकी अनफोल्डिंग भी होगी, और यहाँ पर ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड A1 और A2 के बीच में है इसका ब्रेक भी होगा। यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें इस A1 पार्ट को A2 और B5 जो है इससे सेपरेट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि इन सभी सब यूनिट्स में यानी कि A1, A2 और B5 में A1 सब यूनिट जो है ये टॉक्सिक नेचर की होती है, यानी कैटालिटिक नेचर जो है वो ये A1 ही शो करती है। इसलिए हमारा पर्पस जो है ये इस A1 को एक टॉक्सिन के रूप में यहाँ से साइटोसोल में ले जाने का है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन, ये जो टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन का एक तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उसका ब्रेक होगा ताकि A1 जो है वो A2 से अलग हो सके, और इसके बाद ये जो A1 पोर्शन है इसकी अनफोल्डिंग होगी, और इस अनफोल्डिंग के थ्रू जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक चैनल SEC61 के थ्रू बाहर निकलता है।
यहाँ हम इसे देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें मिलने वाले, इसकी जो मेम्ब्रेन पे मिलने वाले विशेष तरह के जो एंजाइम या प्रोटीन जो हैं, वो इस A1 को A2 और B सब यूनिट से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और साथ ही साथ उसे अनफोल्ड करके बाहर निकालते हैं। बाहर साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो A1 सब यूनिट है, ये वापस से जो है अपनी फोल्डेड फॉर्म में आ जाती हैं। फ्रेंड्स, जब ये यहाँ से बाहर निकलती है तो इसे हम CTA1 यानी कोलेरा टॉक्सिन A1 के नाम से जानते हैं। यानी A1 सब यूनिट है और कोलेरा टॉक्सिन। फ्रेंड्स, बाहर साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब ये A1 सब यूनिट सबसे पहले एक विशेष प्रकार के ह्यूमन सेलुलर प्रोटीन ARF6 के संपर्क में आती है। यहाँ ARF6 से मतलब है A से ADP, R से राइबोसाइलेशन, F से फैक्टर 6, यानी ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर जो ह्यूमन सेल्स में यहाँ प्रोटीन फॉर्म में मिलता है, ये उसके साथ अटैच हो जाती है। इस ARF6 के साथ अटैच होने के साथ ही इसकी जो स्ट्रक्चर होती है A1 सब यूनिट की, उसमें कुछ इस तरह के कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं कि उसकी जो कैटालिटिक साइट होती है वो यहाँ पर शो होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो बी सब यूनिट है, इस बी सब यूनिट का काम यहाँ पर था इस रिसेप्टर की सरफेस पे इसे बाइंड करना, और जो A1 सब यूनिट है वो इसकी साइटोटॉक्सिक सब यूनिट, जो वो इसकी टॉक्सिक सब यूनिट है कोलेरा टॉक्सिन की, जो यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो ARF6 प्रोटीन जो है वो यहाँ पर इसकी कैटालिटिक सरफेस को एक्टिव कर देता है A1 CTA1 की। यहाँ से अब ये ARF जो है ये G प्रोटीन, अल्फा G प्रोटीन, जिसे हम G-alpha-S के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अल्फा जो G प्रोटीन है उसकी अल्फा सब यूनिट पे ये हम देख सकते हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो एडिनाइलेट साइक्लेज है, जो G प्रोटीन है, ये अल्फा G प्रोटीन है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में एडिनाइलेट साइक्लेज की सरफेस पे जाकर लगता है। तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जब ये GTP से अटैच रहता है तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसकी सरफेस पे जाकर लगता है, और इसके स्टिमुलेशन के प्रभाव में यहाँ पर जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये ATP का कन्वर्जन cAMP में कर देता है। तो वही काम यहाँ पर होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जैसे ही ये CTA1 सब यूनिट इस G-alpha प्रोटीन की सरफेस पे लगते हैं, एक्टिव G-alpha फॉर्म जिस पे ऑलरेडी GTP बाउंड है, और ये अल्फा G प्रोटीन जो G-alpha प्रोटीन जो है वो एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ भी जुड़ा हुआ है। यानी इस स्थिति में फिलहाल ये अपनी एक्टिव फॉर्म में है क्योंकि G-alpha प्रोटीन के साथ यहाँ पर GTP जुड़ा हुआ है। और अब जैसे ही फ्रेंड्स ये CTA1 इसकी सरफेस पे जुड़ता है, ये यहाँ दो महत्वपूर्ण काम करता है जिन्हें हमें समझना है। फ्रेंड्स, इसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो ये है कि ये अल्फा ये NAD का राइबोसाइलेशन, ADP राइबोसाइलेशन जो है वो इस G सब यूनिट पे यहाँ पर करवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ARF6 इसके साथ जुड़ा है, ये ARF6 जो है यहाँ पर जिसे हमने कहा भी ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर, तो ये जो ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर जो है वो इस एक्टिव जो CTA सब यूनिट जो है इससे NAD प्लस यानी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड प्लस जो है इसका ADP राइबोसाइलेशन यानी कि इसका विखंडन करवाता है, जिसके प्रभाव में ये निकोटिनेमाइड और ADP राइबोज के फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं। यानी NAD प्लस का फॉर्मेशन क्या है? निकोटिनेमाइड, राइबोज एंड ADP। तो निकोटिनेमाइड और राइबोज के बीच में जब ये डिसोसिएशन करवाता है तो उस स्थिति में ADP राइबोज अलग हो जाता है और निकोटिनेमाइड अलग हो जाता है। ये जो ADP राइबोज यहाँ पर अलग हुआ है किसके प्रभाव में? इस CTA1 ARF6 फैक्टर के प्रभाव में। ये ADP राइबोज जो है वो इस G-alpha प्रोटीन की सरफेस पे आकर लग जाता है। तो यहाँ
ध्यान देने लायक बात क्या है कि जो जी अल्फा प्रोटीन जो है, जो जीटीपी बाउंड होने की वजह से ऑलरेडी अपनी एक्टिव फॉर्म में है और एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ में जुड़ा हुआ है, अब उसकी सरफेस पे एनएडी का एडीपी राइबोसाइलेशन भी हो गया है। आप देख सकते हैं ये एडीपी और ये राइबोस, निकोटिनामाइड सेपरेट आउट हो जाता है, यहाँ पर एडीपी और राइबोस जो है वो इस जी अल्फा प्रोटीन की सरफेस पे लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि अब एडीपी राइबोसाइलेशन के प्रभाव में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जीटीपी है, हमने पिछली क्लास में एक बात देखी थी कि जीटीपी यहाँ पर लगकर एक्टिवेटेड फॉर्म में जैसे ही एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, वैसे ही इस जीटीपी का रिप्लेसमेंट वापस से जीडीपी में हो जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आरजीएस यानी कि रेगुलेटरी जी प्रोटीन, रेगुलेशन फॉर जी प्रोटीन सिग्नलिंग जो है, उसके प्रभाव में इसमें एक एंजाइम, इसमें एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है जीटीपीएज, जो यहाँ पर जीटीपी का जीडीपी में हाइड्रोलाइसिस करवाता है। लेकिन जैसे ही इसकी सरफेस पे ये एडीपी राइबोस जुड़ जाता है, यानी इस जी अल्फा प्रोटीन का एडीपी राइबोसाइलेशन हो जाता है, तो इस स्थिति में ये जो जीटीपीएज एंजाइम है, ये जो जीटीपीएज इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, वो यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। किसके प्रभाव में? एडीपी राइबोस के प्रभाव में। तो जीटीपीएज अगर काम नहीं करेगा यहाँ पर, तो जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस जीडीपी में नहीं होगा, और अगर जीडीपी में जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो ये जो स्थिति है जिसमें एक्टिव फॉर्म में एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ जी अल्फा सब यूनिट जुड़ी हुई है, ये जुड़ी रहेगी, यानी इससे सेपरेट नहीं होगी क्योंकि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो इस स्थिति में हमने कल की क्लास में देखा था कि एडिनाइलेट साइक्लेज जो एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में करता है, ये कंटिन्यूसली इस कन्वर्जन को जारी रखेगा, यानी जीटीपी बाउंड जी अल्फा यूनिट एक्टिवेटेड रहेगी तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज से जुड़ी रहेगी, एडिनाइलेट साइक्लेज से जुड़ी रहेगी तो कंटिन्यूसली ये एटीपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करती रहेगी। तो इन्फिनेटिव टाइम के लिए यहाँ पर साइक्लिक एएमपी जो है कंटिन्यू बनता रहेगा। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने एक एंजाइम का जिक्र किया था, पीकेए यानी प्रोटीन काइनेज ए। मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक एएमपी जैसे ही इस पीकेए की रेगुलेटरी सरफेस पे लगते हैं, वैसे ही इसकी रेगुलेटरी सरफेस जो है, इसकी कैटालाइटिक जो साइट्स होती है, यानी इसकी रेगुलेटरी जो सब यूनिट्स हैं, वो इसकी कैटालिटिक साइट्स को फ्री कर देती है। फ्री करने के साथ ही आगे ये पीकेए अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। आप पिछली क्लास देखेंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह से साइक्लिक एएमपी ने इन रेगुलेटरी साइट्स को, रेगुलेटरी जो साइट्स है, इनकी सरफेस पे ये लगे, और लगने के बाद ये जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है, ए जो है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गया। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि किस तरह से ये पीके जो है आगे जो फास्फोरिलेज एंजाइम है, फास्फोरिलेज काइनेज एंजाइम है, उसको एक्टिव कर रहा था। लेकिन मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि ये सेलुलर प्रोसेस में मल्टीपल रोल प्ले करता है। वहाँ इसका रोल एंजाइम एक्टिविटी का था, यहाँ पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। यहाँ पर ये पीकेए ये करेगा फास्फोराइलेशन ही, जैसे इसने वहाँ पर फास्फोरिलेज काइनेज को फास्फोराइलाइट किया था, लेकिन यहाँ पर इसका रोल दूसरा है। ये जो सेल्स हैं, ये जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, इनकी सरफेस पे एक रिसेप्टर लगा होता है जिसका नाम होता है CFTR। मैं नाम लिख दूं, फ्रेंड्स, CFTR से मतलब है यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, यानी ये जो रिसेप्टर है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, ये विशेष तरह के चैनल होते हैं यहाँ पर, और इन चैनल का काम जो है वो यहाँ पर क्लोराइड आयन के ट्रांसफ़र का रहता है। क्लोराइड या कुछ बाइकार्बोनेट वगैरह यहाँ से ये
ट्रांसफ़र करता है। इसकी अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर दो जो डोमेन होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। इसी तरीके से दो डोमेन जो हैं वो NBD यानी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होते हैं, और एक इसका रेगुलेटरी डोमेन होता है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक CFTR चैनल जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, और इसकी जो R डोमेन होती है, इस R डोमेन का फास्फोराइलेशन जो है वो ये PKA यानी प्रोटीन काइनेज A एंजाइम कंटिन्यूसली यहाँ पर करता है। R डोमेन का फास्फोराइलेशन होने के बाद सामान्य स्थिति में ये CFTR चैनल बंद है, लेकिन फास्फोराइलेशन होने के बाद ये CFTR चैनल यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जो है वो यहाँ पर खुल जाता है। और फ्रेंड्स, इसके खुलने के साथ ही, इस चैनल के खुलने के साथ ही जो क्लोराइड आयन होते हैं वो इस चैनल से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज हम यहाँ देख रहे हैं कंटिन्यूसली G अल्फा जो है एडेनाइलेट साइक्लेज से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ATP साइक्लिक AMP से जुड़ा है, यानी ये लगातार इन्फिनिटी वे में ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी फास्फेट जुड़ते रहते हैं, ये क्लोराइड आयन लंबे समय तक बाहर जाते रहते हैं। फ्रेंड्स, क्लोराइड आयन के बाहर जाने की वजह से इस सेलुलर सरफेस से जो है वो वाटर भी जो है, क्योंकि एक ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए पानी भी जो है वो इसमें से बाहर निकलता रहता है। तो क्लोराइड आयन, वाटर और इसी तरीके से ये जो पोटेशियम आयन है, बाइकार्बोनेट है, सोडियम आयन है, तो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इस सेलुलर सरफेस जो है वो गट में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो बनती रहती है। वहीं नीचे जो ब्लड वेसल, जो आपके ब्लड प्लाज्मा है, उससे भी वाटर इस सेल्स में जाता है, और यहाँ से ये पानी इस तरीके से लगातार निकलता रहता है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली सेल्स में से पानी गट में चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो कंटिन्यूसली बाहर जाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो यहाँ पर बन जाती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन बन जाती है। अगर कंटिन्यूसली इस तरीके से ये डिहाइड्रेशन होता रहे तो इस सीवियर फॉर्म में पैनिक हो सकता है, इससे डेथ की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस प्रोसेस को जो है यहाँ पर, इस सिग्नलिंग प्रोसेस को यहाँ पर समझा, और मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में पहले बताया। जैसे इसके क्या सिम्टम्स बेसिकली रहते हैं, तो जैसे नोज़िया यानी नाक बहना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, इसी तरीके से एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना, डिहाइड्रेशन, एक्सेस वाटर लॉस बॉडी से हो जाना, और इसको वाटरी डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको वाटरी डायरिया भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हमने बात की और मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने ये कोलेरा टॉक्सिन जो है इसका सिग्नलिंग पाथवे किस तरह से काम करता है, ये थोड़े वर्ड्स छोटे थे इसलिए मैंने यहाँ पर कैमरे का फोकस इस सेल पर रखने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करने में मदद करें। और आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।